एम के नारायण, बात करते हैं इंडिया के मोस्ट वन ऑफ द बेस्ट मैं कहूँगा स्ट्रेटेजिस्ट हैं, भारत के रणनीतिकार हैं। आइए बात करते हैं जी डिप्लोमेसी के बारे में, इनकी क्या कहना है। G20 में जो सफलताएं मिली, आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैं बात कर रहा था भारत की विदेश नीति पर। मैंने कहा था जो दिखता है वो सही हो जरूरी नहीं है, इस बात को समझिए आप। यहाँ पर मैं उस दिन कहा था G20 के बारे में, अब देश में जो विदेश नीति का जो माहौल बन रहा है, सब अच्छा दिख रहा है, सब लग रहा है दुनिया में भारत की जय जयकार है, वो तो है ही है, लेकिन एक पक्ष और भी है इसका, जो थोड़ा डार्क साइड, थोड़ा स्याह पक्ष है इसका, वो जानना भी हमारे लिए जरूरी था। तो एम के नारायण आज ने फिर आज बात को आर्टिकल उठाया है, जो मैं उस दिन में कह रहा था आपसे। आज एम के नारायण के शब्दों में बात करेंगे हम लोग इस बात की आपके साथ, अच्छे के साथ बुरा भी। जी हाँ, G20 के साथ जी डिप्लोमेसी कितनी जरूरी है, और वर्ल्ड शिफ्टिंग ऑर्डर की बात करेंगे हम लोग। यहाँ पर एक क्वेश्चन पहले मैं दिखाऊंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। इस क्वेश्चन को देखिए, बताइए मुझे इस क्वेश्चन को जवाब दे पाएंगे कि आप यहाँ पर। इस क्वेश्चन का जवाब है यहाँ पर, देखिए स्क्रीन पर। Euphoria about the G20 outcome under the India's presidency needs to be tempered given the many dark clouds on the global horizon। जी हाँ दोस्तों, वैश्विक क्षितिज पर छाए कई कादले बालों को देखते हुए भारत के अध्यक्षता में G20 के नतीजों को लेकर उत्साह को कम करने की जरूरत है। जो उत्साह, बहुत ज्यादा उत्साहित हैं हम लोग कि सब कुछ अच्छा हुआ है, ऐसा नहीं है। दुनिया में कुछ ऐसा हो रहा है जिससे थोड़ा सा उत्साह हमारा कमजोर पड़ता है, हम उन बातों को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आइए दोस्तों बात करेंगे इस टॉपिक पर आपके साथ, जल्दी से लाइक और शेयर कीजिए जल्दी से सेशन को दोस्तों। तो हम बात करें दोस्तों G20 को लेकर भारत के, यहाँ पर नारायण साहब क्या कह रहे हैं, पहले इनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं समरी कर दूंगा आपके लिए, ठीक है। फटाफट कुछ बातें सुन लेते हैं इनकी हम लोग, जिससे मैं आपको यहाँ बता पाऊँ इनके आर्टिकल में क्या क्या कहा है, ठीक है। मैं इनके आर्टिकल में लाइन करते अंडरलाइन कर रहा हूँ क्या क्या उन्होंने कहा है अपने आर्टिकल में यहाँ पर, ठीक है। चलिए, पहले तो कह रहे हैं कि भारत ने एक अच्छा घोषणा पत्र तैयार किया, एक ऐसा घोषणा पत्र तैयार किया, इसको सबकी सहमति मिल गई, कंसेंसस मिल गई दोस्तों, जो कि अच्छी बात है हमारे यहाँ पर, ठीक है। सभी मुद्दों पर सहमति बनाना बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। जी हाँ, समुद्र सहमति बनाई भारत ने, चाहे रूस हो या चीन हो या G20 के बाकी देश हो, अमेरिका वाले देश हो, वो सब सहमत थे, बड़ी बात थी अपने आप में। पूरे वैश्विक समुदाय की इच्छाएं दिख रही थी आपको इस डॉक्यूमेंट के अंदर। दिल्ली घोषणा में जो साइन हुआ वो सभी के लिए अच्छी बात थी। दिल्ली घोषणा में सबके लिए कुछ ना कुछ है, अच्छी बात है, कहीं ना कहीं समथिंग फॉर एवरीवन कहीं ना कहीं इस आर्टिकल के अंदर था, इस दिल्ली घोषणा पत्र में शामिल था, अच्छी बात है सर। अन्य मुद्दों पर आए हम लोग, अच्छी बातें देखने पर भारत के बारे में अच्छी बातें क्या कर रहा है राइटर यहाँ पर। इस जो जारी हुआ G20 का घोषणा पत्र, उसमें क्या क्या कहा गया है, उसमें आतंकवाद की निंदा की गई, बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्लाइमेट चेंज की बात कही गई, अच्छी बात है। एनर्जी की बात की गई, इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कही गई, इसके अंदर लाइफस्टाइल की बात कही गई, इसके अंदर DPI डिजिटल सार्वजनिक ढांचे की बात की गई, भीम ऐप की बात की गई। यहाँ पर कहीं ना कहीं ग्लोबल वैश्विक संघर्ष पर सार्वभौमिक समझौते पर मतदान किया शॉर्ट एक प्रकार से। कहीं ना कहीं हमारा जो थीम था, एक पृथ्वी एक परिवार वसुधैव कुटुंबकम, वो सफल रहा, ऐसा दिखता है G20 के मंच से हमको, अच्छी बात है सर। आइए और बात बढ़ते आगे आपके साथ, और क्या क्या हो रहा था। यूक्रेन संघर्ष पर जो लास्ट ईयर तक अड़े हुए थे पश्चिमी देश कि रूस को दोषी बताया जाए यूक्रेन वॉर के लिए, इस बार वो अपने उस स्ट्रांगनेस से पीछे हट गए और दिल्ली घोषणा पत्र में स्वीकार किया कि यहाँ पे दोनों पक्ष संघर्ष कर रहे हैं, इसमें कोई एक देश दोषी नहीं है। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं अपने रूस पर उंगली न उठाने की अपनी मांग से पीछे हटना कहीं ना कहीं, और कहीं ना कहीं दिल्ली घोषणा पत्र जो था पिछली बार के G20 घोषणा पत्र, बालिक घोषणा पत्र से अलग है, जहां पर कहीं ना कहीं एग्रेसिवनेस थी पश्चिमी देशों में, एग्रेसिव थे कि रूस दोषी है, चाइना गलत कर रहा है। इस बार थोड़ा सॉफ्ट थे अपने स्टैंड को लेकर, जो इंडिया के लिए जीत का कारण बना, अच्छी बात है सर। यहां तक तो कोई मुश्किल नहीं है इस आर्टिकल में। इस आर्टिकल में आगे बढ़े दोस्तों, अच्छी बात क्या रही उनका कहना है भारत के लिए। भारत आज 1999 में ज्वाइन करता है G20 को, जो बना था G20 1999 में, तब ऐसा ज्वाइन किया, और आज लगभग 20-22 सालों बाद हम इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। तो फुल ऑफ साइकिल अपने आप में पूरा चक्र पूरा होता है भारत का, मेंबर बनने से लेकर समिट लेवल टॉक शुरू होने से लेकर अंततः समिट इंडिया में होना, तो इंडिया की एक बड़ी उपलब्धि थी G20 का होना, जो काफी अच्छी बात है, काफी सफल आयोजन माना गया, इसको कहीं दो राय नहीं है। अच्छा, इसके अलावा भारत ने कई और चीजें शामिल की दोस्तों, हमने देखा भारत मध्य पूर्व गलियारा बन रहा है, इसकी घोषणा की गई यहाँ पर, जो कि काफी अच्छी बात है इंडिया के लिए। भारत ने जो कहा कि ये मंच जो है, एक मंच जो है अपने आप में जियोपॉलिटिकल मंच नहीं है, ये इकोनॉमिक मंच है, तो ये बात का स्वागत चीन ने भी किया। कहीं ना कहीं चीन भी हमारी बात बोलता दिखा, चीन भी हमारे साथ सहमत दिखा। कहीं ना कहीं चीन ने कहा कि भैया ये भी एक जियोपॉलिटिकल मंच है, तो कहीं ना कहीं विश्व इस पर कहीं ना कहीं पश्चिमी देश जियोपॉलिटिकल ना बनाए इसको, ये एक इकोनॉमिक ग्रुप है G20, ना कि जियोपॉलिटिकल ग्रुप है। तो चीन ने हमारी तारीफ की इस बारे में, जो काफी अच्छी बात दिखती है मुझे यहाँ पर। अब आते हैं यहाँ पर राइटर कह रहा है जनाब सब कुछ अच्छा है, ऐसा नहीं है,
ठीक है, आप समझिएगा कई देशों ने इसकी आलोचना भी की है। ठीक है, ऐसा प्रतीत होता है कुछ अन्य विश्व नेताओं ने भी दिल्ली G20 को पसंद नहीं दिया। जी हाँ दोस्तों, उनका मानना है थम्स अप नहीं किया उन्होंने इस समिट को लेकर। जैसे साउथ कोरिया के राष्ट्रपति की बात करें, उनका मानना है कि इस समय जियोपॉलिटिकल कंपटीशन चल रहा है दुनिया में, इन्फ्लेशन बना हुआ है, यूक्रेन के साथ लंबे युद्ध के कारण संकट बहुत ज्यादा है। यानी कहीं ना कहीं साउथ कोरिया का फोकस क्या था, दुनिया की इकोनॉमी जो ट्रम्बल है इस समय, दुनिया की इकोनॉमी संकट में है, इसके पीछे यूक्रेन वॉर जिम्मेदार है, इन्फ्लेशन जिम्मेदार है, जियोपॉलिटिकल क्राइसिस जिम्मेदार है। तो उनका कहना है कि अगर आपको इकोनॉमिक रूप से संबंध बनाना है तो पहले जियोपॉलिटिकल मुद्दों की बात करनी पड़ेगी, वॉर की बात करनी पड़ेगी, तभी आप महंगाई की बात कर पाएंगे। वॉर की बात करनी पड़ेगी तभी आप ग्लोबल रिसेशन की मांग को देख पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट बात है, वॉर की चर्चा किए बिना, जियोपॉलिटिकल इशू की चर्चा किए बिना जियो इकोनॉमिक इशू बात आप नहीं कर सकते हैं। ये दोनों जुड़ी हुई चीजें हैं। ये कहना है साउथ कोरिया के राष्ट्रपति का। ऐसा ही दोस्तों कुछ और लोगों का भी कहना है यहाँ पर। आइए बात करें, यहाँ पर हम देखें, चाइना हमें लगता है समर्थन दे रहा है, लेकिन चीन ने भी क्या किया दोस्तों, चीन ने भी क्या कहा आप देखिएगा। लगातार हम देखें तो भारत काफी हद तक पश्चिमी देशों के साथ चल रहा है, क्वाड बना ली हम लोगों ने, लेकिन हम चीन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। चीन की ताकत अभी भी है। पश्चिमी देश एग्रेसिव मूड में है चाइना से, हम चीन के साथ एग्रेसिव नहीं हो सकते। पश्चिमी देश लगातार सैंक्शन लगा रहे हैं चाइना के ऊपर, ताइवान को लेकर, हांगकांग को लेकर, जिंगजियांग को लेकर, घून मामले को लेकर। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। हम चीन के पड़ोसी हैं, हमारी स्थिति काफी अलग है बाकी देशों से, अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से स्थिति हमारी अलग है, क्योंकि हम चाइना के पड़ोसी हैं। तो कहीं ना कहीं भारत ने बैलेंस बनाने का प्रयास किया, लेकिन अभी भी बैलेंस नहीं बना है। अभी भी हमें देखा जाता है कि पश्चिमी देशों के साथ हैं, आप चीन के साथ खड़े हुए नहीं दिखते हैं। जी हाँ, तो सावधानी बरतने की आवश्यकता हमको दिखती है यहाँ पर। आइए दोस्तों आगे बढ़ूं, मैं आपके संग इस आर्टिकल पे आगे चलूं मैं आपको लेकर यहाँ पर। इसके अलावा दोस्तों इस समय दुनिया में दो गुट फिर से आ गए हैं। फिर वो शीत युद्ध का टाइम चालू हो गया है। रशिया चाइना का गुट एक काम कर रहा है और एक तरफ पश्चिमी गुट काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं गुटों के कारण दुनिया बटी हुई है। तो जो आपको अच्छा लग रहा है देखने में, G20 में सब कुछ ठीक चल रहा है, उतना ठीक नहीं है। अब मैं आता हूं, कुछ पॉइंट्स मेरे पास है, आखिर G20 के सब कुछ सही दिखने के बाद भी सब कुछ ठीक क्यों नहीं है। वो कौन से काले बादल है दुनिया में इस समय जो दुनिया को डिस्टर्ब कर रहे हैं। आइए दोस्तों मैं उसकी बात करूंगा, आर्टिकल सेट करा मेरा। अब मैं अपनी चर्चा पे आता हूं आपके साथ। अब मैं अपनी चर्चा पे आता हूं, आर्टिकल में जो लिखा था आपने देख लिया एक बार मेरे साथ। ठीक है, आइए बात करें दोस्तों G20 में। आपने पॉजिटिव एस्पेक्ट देखा G20 का। पॉजिटिव साइड क्या रही G20 की दोस्तों, पॉजिटिव साइड क्या रही G20 की। पहली बात तो दिल्ली घोषणापत्र जारी हो पाया, ये काफी सफलता रही G20 की। इंपॉर्टेंट बात है कि वेस्ट और जो दोनों गुट हैं, रशिया चाइना का जो गुट है, इनमें समन्वय का प्रयास किया गया, जो कि काफी अच्छी बात थी अपने आप में। इसके अलावा डिफरेंट इश्यूज की बात की गई, अलग मुद्दों की बात की गई, क्लाइमेट चेंज, फाइनेंस, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सबकी बात की गई दोस्तों, जो कि अच्छी बात है अपने आप में। अफ्रीकी यूनियन को शामिल किया गया, ग्लोबल साउथ की चर्चा की गई, काफी अच्छी चर्चाएं हुई यहाँ पर, या बोल सकते हैं। ठीक है, काफी अच्छी बातें हुई, लेकिन नेगेटिव एस्पेक्ट क्या रहूंगा वो समझिएगा। अभी भी कुछ ऋणात्मक बातें हैं जो डिस्टर्ब कर रही हैं दुनिया को। वो है रीइमर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर, शीत युद्ध का पुनः उभरना। ये एक बड़ी समस्या दुनिया में इस समय, शीत युद्ध का पुनः उभरना दोस्तों, रीइमर्जेंस ऑफ कोल्ड वॉर। दुनिया फिर से दो गुट बन गए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात, नेगेटिव एस्पेक्ट की हम बात करें, जितने भी आप बात करते इकोनॉमिक इश्यूज हैं, महंगाई, रिसेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ का कम होना, ये सभी चीज जुड़ी हुई हैं वॉर से, ताइवान के मुद्दे पर चीन अमेरिका के संघर्ष से, चाइना की सप्लाई चेन से जुड़ी हुई चीजें हैं। तो आप आज के इकोनॉमिक इशू को जियोपॉलिटिकल इशू से अलग नहीं कर सकते। जैसे भारत ने कहा कि G20 मंच है इकोनॉमिक इश्यूज का, आप अलग नहीं कर सकते। दुनिया में डेब्ट क्राइसिस है, श्रीलंका क्राइसिस है, पाकिस्तान क्राइसिस है, वो जुड़ा हुआ उनके डेब्ट, उनके जियोपॉलिटिकल कारणों से उनको सपोर्ट मिलता रहता वर्ल्ड बैंक का, IMF का, यदि वो चीन के साथ ना जाते तो कहीं ना कहीं हमें समझना पड़ेगा कि आज जो इकोनॉमिक इश्यूज हैं, जिससे भारत कह रहा है कि इकोनॉमिक इशू अलग हैं और जियोपॉलिटिकल इशू अलग हैं, आज ये दोनों जुड़े हुए हैं। साउथ कोरिया के राष्ट्रपति जो बात कह रहे हैं कि जनाब इनको आप अलग कर ही नहीं सकते हैं। वर्तमान में विश्व में जो भी संकट हैं, जो भी आर्थिक संकट हैं, उन सबकी गहराई में, जड़ों में, उन सबके रूट्स में जियोपॉलिटिकल कारण ही है। इसको आप अलग नहीं कर सकते हैं। तो G20 भले इकोनॉमिक मुद्दों पर बात करे, आज दुनिया महंगाई है तो तेल महंगा है। तेल महंगा है क्योंकि वहां सऊदी अरब और रशिया का एक गठजोड़ है ओपेक प्लस में। वो गठजोड़ इसलिए क्योंकि अमेरिका के खिलाफ वो काम कर रहे हैं। व्हाटएवर, हर चीज के पीछे जियोपॉलिटिकल इशू तो है ही है। तो आप चर्चा करे बिना, इस मुद्दे की चर्चा करे बिना कोर इकोनॉमी की बात कर ही नहीं सकते हैं। सेकंड एस्पेक्ट। थर्ड एस्पेक्ट समझेंगे हम लोग यहाँ पर, चाइना को लेकर जिस प्रकार पश्चिमी देश नाराज हैं,
भारत वैसी नाराजगी नहीं रख सकता। भारत को एक मिडवे, मध्यपात, इसको आप गुटनिरपेक्षता कह लीजिए, इसको आप स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, भारत को इसके बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो वैसा आप नाराजगी नहीं कर सकते यहां पर। चौथी बात, आप कहते हैं G20 बहुत अच्छा रहा, तो अगर हम बात करें क्लाइमेट की फंडिंग को लेकर कुछ बात आई, क्लाइमेट की चर्चा हुई, व्हाट अबाउट फंडिंग? जो विकसित देश, दुनिया के सबसे 20 अमीर देश बैठे थे, फंडिंग जारी तो करते कुछ, यहाँ पर फंडिंग की घोषणा नहीं की गई, कोई कमिटमेंट नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं बड़ी समस्या क्या है। और इवन अभी G20 का जो घोषणा पत्र आया है, उसमें जो एक चर्चा उठी थी लास्ट ईयर कि फॉसिल फ्यूल खत्म किए जाए, जीवाश्म ईंधनों का प्रयोग खत्म किया जाए, उस पर तो उल्टा हो गए, जीवाश्म ईंधनों खत्म ही नहीं करना है इनको तो यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं आप मैं अगर जोड़ दूं थोड़ा सा इसके अंदर, तो क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पर G20 के देश बटे हुए हैं, एक साथ नहीं दिखते हमको। उसके बाद आप कहते हैं ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ, ग्लोबल साउथ, हमने खूब हंगामा किया ग्लोबल साउथ की यूनिटी को लेकर। सच्चाई राइटर यहां पर ये कह रहा है कि ग्लोबल साउथ की कोई जगह ही नहीं है दुनिया में। बड़ा लाइन लिखता है राइटर यहां पर, समझिएगा लाइन क्या कह रहा है राइटर हमारा यहां पर। अब देखिए राइटर जो राइट कह रहा है, गुटनिरपेक्षता खत्म होती जा रही है, कई नए गठबंधन गुटनिरपेक्षता की अवधारणा घातक झटका देने के लिए तैयार हैं। रशियन गुट है, अमेरिकन गुट है, चाइना के जो गुट हैं, इनमें गुटनिरपेक्षता जगह ही है ही नहीं यहाँ पर। क्यों? सही मायनों में गुटनिरपेक्षता बनाना देशों के लिए कठिन होता जा रहा है। जी हाँ, आप बोलते हैं कि हम मिड पाथ निकाल रहे हैं, लेकिन ये अपने बड़ा चैलेंजिंग काम है वर्तमान सिनेरियो में, क्योंकि चाइना बहुत डोमिनेटिंग है, अमेरिका बहुत डोमिनेटिंग है दोस्तों यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हम लोग यहाँ पर रिश्तों की बहुलता और उभरे सुरक्षा समझौतों को देखते हुए गुटनिरपेक्षता के लिए जगह नाट की दर से कम होती जा रही है। जी हाँ, ये स्पेस जो था गुटनिरपेक्षता का, जो पहले था सोवियत संघ अमेरिका में था कि थर्ड ग्रुप हो सकता है, अब वो ग्रुप है ही नहीं, क्योंकि इकोनॉमिक रिलेशन ज्यादा हो चुके हैं। समझिएगा 1950, 1960 में, 70 में नेहरू ने गुटनिरपेक्षता लॉन्च की होगी, तब ये दो गुट अलग अलग थे, आपकी इकोनॉमी क्लोज होकर चल सकती थी, आप बंद अर्थव्यवस्था थे, मतलब इन दोनों से मुझे यहाँ पर मैं अपने में जी सकता था, मैं आत्मनिर्भर हो सकता था। आप वेल कनेक्टेड नहीं थे ग्लोबल वर्ल्ड से, बाहर का रेमिटेंस का पैसा नहीं आता था, बाहर का सामान नहीं आता था, बाहर की टेक्नोलॉजी की आवश्यकता आपको नहीं पड़ती थी, आप दोनों से दूरी रख सकते थे। बट आज के इस वर्ल्ड में ना, आपको हथियार चाहिए तो उनके पास जाना पड़ेगा, आपको अगर टेक्नोलॉजी चाहिए तो इनमें से किसी गुट के पास जाना पड़ेगा, उधार चाहिए, पैसा चाहिए, बिजनेस चाहिए, व्यापार चाहिए, शिक्षा चाहिए, आपको इनके पास जाना पड़ेगा। यानी कहीं ना कहीं आज वेल कनेक्टेड वर्ल्ड में ये जो कॉन्सेप्ट है गुटनिरपेक्षता का खत्म होता जा रहा है। और बड़ा सा सवाल दिमाग में आया मेरे पास यहाँ पर कि वर्तमान में गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता खत्म हो रही है क्योंकि वैश्वीकरण बढ़ रहा है। अगर इस क्वेश्चन को समझ पाए तो बड़ा अच्छा लगेगा मुझे आप लोग। मैं फिर जो बात कह रहा हूं ध्यान सुनिएगा कि इस वर्तमान विश्व में, इस वैश्वीकृत विश्व में, इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में नैम अपनी रेलेवेंस खोता जा रहा है। नैम का मतलब है दोनों गुटों से बराबर दूरी, लेकिन इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में इतने कनेक्टेड हो गए हैं हम लोग, हम अलग हो ही नहीं सकते हैं। हमें या तो इन्फ्लुएंस रहना ही पड़ेगा किसी न किसी के साथ, जिसके इन्फ्लुएंस में रहेंगे वो अपने गुट में शामिल करेगा, उसकी शर्तों को मानना पड़ेगा। व्यापार इनसे करेंगे या इनसे करेंगे, पैसा इनसे लेंगे या इनसे लेंगे, चीन का डेब्ट क्राइसिस में फंसेंगे, वर्ल्ड बैंक के डेब्ट क्राइसिस में फंसेंगे, या तो वन बेल्ट वन रोड स्वीकार करेंगे, या IMER स्वीकार करेंगे, या फिर इनका PGI स्वीकार करेंगे। पैसा आपको चाहिए, व्यापार आपको चाहिए, वीजा आपको चाहिए, नौकरी आपको चाहिए, तो आपको जुड़ना पड़ेगा किसी एक गुट से। और बड़े अच्छी क्वेश्चन को दिमाग में आ रहा है, बन सकता है UPSC बना सकता है। इस ग्लोबलाइज वर्ल्ड में नैम अपनी रिलेवेंस को, या गुटनिरपेक्षता या तटस्थता, या जो आप कह सकते हैं साइडलाइन रहना, अपनी रिलेवेंस खत्म कर रहा है। ग्लोबल साउथ को इमर्ज होना बड़ा चैलेंज होगा वर्तमान में। 50 साल पहले शायद आसान रहा होगा, आज बहुत मुश्किल है। इतने वेल कनेक्टेड हो चुके हैं देश हमारे। जी हाँ, तो आज आप इस सो कॉल्ड इस ग्लोबल वर्ल्ड में सेपरेट नहीं रह सकते हैं। आपको लगता है आप अमेरिका से डिस्टेंस बना के रखेंगे या चाइना से बना के रखेंगे डिस्टेंस, पॉसिबल नहीं है। आपको एक गुट में शामिल होना ही होगा, ये राइटर अल्टीमेटली कह रहा है दोस्तों, ठीक है। चलिए, अब मैं यहाँ पर आ रहा था फेलियर्स की बात में कर रहा था G20 के। तो ऑफकोर्स ग्लोबल साउथ का जो कॉन्सेप्ट है अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है अपने आप में, ये बोलना चाह रहा था उस समय आपसे। ग्लोबल साउथ अपने आप में एक चुनौती है। कैसे बना के रखेंगे अपनी निष्पक्षता, अपनी इंपार्शियलिटी कैसे बना के रखेंगे आप, जबकि आप ग्रुप में शामिल होना ही पड़ेगा आपको कहीं ना कहीं। जी हाँ, निगेटिव एस्पेक्ट और भी हैं अपने आप में। दुनिया में हम देखें तो G20 भले सफल हो गया हो, लेकिन आज रशिया एक्सपेंड कर रहा है। रशिया ने टर्की को अपने से जोड़ने का प्रयास किया है, रशिया ने अफ्रीका के देशों को जोड़ने का प्रयास किया है, नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट पहुंच गए रशिया के देश के अंदर। यानी हो क्या रहा है, रशिया अपनी इमरजेंस, अपनी पावर को दोबारा बढ़ा रहा है, यानी कहीं ना कहीं गुट मजबूत हो रहे हैं। वर्सेस नाटो क्या कर रहा है, नाटो एक्सपेंशन कर रहा है, नाटो विस्तार कर रहा है। फिनलैंड तुम भी आ जाओ, स्वीडन तुम भी आ जाओ, जो नाटो नहीं वो भी आ जाओ, नाटो का विस्तार कर रहा है वो। तो अपनी ताकत को बढ़ाने में लगे दोनों गुट, ये और बड़ी समस्या कहीं ना कहीं। जी हाँ,
तो ये जो G20 की सफलताओं के बाद भी ये काले बादल दुनिया में हैं, ये G20 की सक्सेस पर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं, क्वेश्चन मार्क उठाते हैं। उम्मीद कर रहा हूं मेरी बात पूरी आपको समझ में आ चुकी होगी। आ गई है तो आपको क्वेश्चन करने मुश्किल नहीं होगी। फिर दोस्तों यहाँ पर मेरा ये वैश्विक क्षितिज पर छाए काले बादलों को देखते हुए भारत की अध्यक्षता में G20 के नतीजे को लेकर उत्साह को कम करने की जरूरत है, स्पष्ट करें। याद रखिएगा प्रयास बैच हमारा आ चुका है दोस्तों आपके लिए। 2024 तैयारी कर रहे हैं 24 की डेडिकेटेड 9 मंथ बैच दोस्तों, ये 9 महीने का बैच है। फीस आपको 50% डिस्काउंट है आपके लिए। ये फोन नंबर है, ये कोड है दोस्तों मेरा, यूज कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। शानदार एजुकेटर की टीम रहेगी आपके लिए जो आपको क्लास करा रहे हैं दोस्तों 50% फीस डिस्काउंट में। तो 9 महीने का कोर्स दोस्तों। IAS बैच आपका लाइव फ्रॉम 29 सितंबर से लॉन्च हो रहा है दोस्तों आपके लिए। ये जुड़िए हमारे साथ टीम के साथ। 50% फीस में दोस्तों आपको मिल रहा है बैच, ये 9 महीने का बैच। जी हाँ, फीस कितनी है राइट नाउ अभी? 37,000। जी हाँ दोस्तों, सब कुछ है आपके लिए 39,000 में, तो 37,000 इवन मैं कहूंगा। कोड यूज कीजिएगा आशीर्वाद 360, जिससे आप जुड़ पाए टीम से हमारी। कोड यूज किया आशीर्वाद 360, आराम से पढ़िए टीम से आराम से दोस्तों। शानदार एजुकेटर आपके लिए 37,000 में 2024 की तैयारी पूरी यहाँ पर। जी हाँ, जुड़िए हमारे साथ दोस्तों इसमें। इसके अलावा आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ दोस्तों हमारे ऑप्शनल बैचेस में। एजुकेटर्स आपके लिए ऑप्शनल बैच लेकर आए दोस्तों, जहाँ आंसर राइटिंग भी है आपके लिए। आप किसी भी कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। आप एक बार ज्वाइन करने पे सारे ऑप्शन आपके पास रहेंगे वहां पर, जो आप पढ़ना चाहें, इसमें से पढ़ना चाहें तो क्लासेस हैं और टेस्ट सीरीज दोस्तों। एक से एक ऑप्शन आपके लिए दोस्तों मिलेंगे आपको यहाँ पर। जुड़ सकते हैं हमारे ऑप्शनल के साथ भी। और कोई जानकारी चाहिए अधिक तो ये नंबर रहा दोस्तों, ये फोन नंबर है, कोड है मेरा आशीर्वाद 360। जुड़ जाइए। और कोई भी जानकारी चाहिए टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हैं आप मुझसे। टेलीग्राम में जानते हैं आप लोग, आशीर्वाद सर नोट्स ग्रुप नाम का टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पे जुड़कर आप क्लास के लिंक और PDF प्राप्त कर सकते हैं।